क्या दुनिया में होने वाली जंगें क्या वाकई जंगें हैं या सिर्फ एक खेल? ईरान और इसराइल दुश्मन या एक ही कहानी के दो किरदार? इस कहानी के पीछे क्या वाकई कोई खुफिया ताकत है? फ्री मैसन एक ऐसा नाम जो सदियों से राज, ताकत और कंट्रोल से जोड़ा जाता है। कुछ लोग कहते हैं दुनिया के फैसले बंद कमरों में होते हैं जहां आम इंसान की रसाई मुमकिन नहीं। क्या ईरान और इसराइल भी इसी जंग के पहलू हैं या सब एक साजिश का हिस्सा है जो हमें बताई नहीं जा रही, या ये वो सच है जो हमसे दूर रखा जा रहा है? आज हम खोलेंगे वो राज जिनके बारे में आपने सुना तो है मगर कभी समझा नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वेलकम टू माई पॉडकास्ट। सर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा सर, ये देखें जैसे कि मैंने अपने बताया कि फ्री मैसन और एल्यूमिनाटी ये जाने पहचाने नाम है, लोगों ने भी सुने होंगे, व्यूवर्स आपने भी सुने होंगे। तो सर ये इसके पीछे क्या हकीकत है? ये क्या चीज़ है एल्यूमिनाटी, जिसे हम फ्री मैसन के नाम से भी जानते हैं, एल्यूमिनाटी के नाम से भी जानते हैं? थोड़ा सा इस बारे में हमारे व्यूवर्स को आगाह करें। सर असल में जो फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी है ये हमें तारीख में काफ़ी पीछे ले जाते हैं अपनी तारीख के लिहाज से। तो सर जो फ्री मेसन्स हैं और दीगर सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं जैसे इल्यूमिनाटी है, और भी काफ़ी सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, ये काफ़ी पुरानी हैं, इसमें बड़े बड़े लोग जो है वो शामिल रहे हैं। उनकी जो तारीख है वो सर काफ़ी तारीख है। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो वो कहेंगे कि ये एक ब्रदरहुड के लिए, चैरिटी के लिए उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, अपनी एक सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं। लेकिन दर हकीकत में ये कहते हैं जी कि इनका कोई रिलीजन के साथ, किसी पॉलिटिक्स के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेन देन नहीं है। लेकिन सर हकीकत में इसका दोनों से ताल्लुक है जी। ये जो है ये सब आपने शायद नाम सुना हो लूसीफर का। जी। लूसीफर एक फॉलन एंजल है जिसे हम शैतान भी कहते हैं, सैटन भी कहते हैं, बाइबल में है उसे लूसीफर कहा जाता है। जी। तो सर ये जो सब है ना ये लूसीफर की पूजा करते हैं, उसको मानते हैं, जो फ्री मेसन्स है। जी। जी। इसमें बड़े बड़े नाम शामिल रहे हैं। इनका जो तरीका वारदात है ना सर वो ऐसे करते हैं कि ये ना बड़े बड़े जो लोग हैं उन पर नज़र रखते हैं। जी। जी। जैसे कोई बड़ा ही एक ज़हीन आदमी है, ठीक है, वो लड़का है, वो पढ़ रहा है किसी क्लास में, बिल्कुल। तो ये उस पर नज़र रखेंगे कि ये इन फ्यूचर हमारे काम आ सकता है। या कोई एक ऐसा आदमी जो उनको लगता है कि ये पॉसिबल है कि किसी न किसी कंट्री में ये कोई लीडर बन सकता है, कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, उस पर ये नज़र रखते हैं। बिल्कुल। जैसे कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा है, ठीक है, अच्छा है, उसकी इंटरेस्ट ज़्यादा है इस पढ़ाई में, उसको ये स्कॉलरशिप्स देंगे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ पे इसको लेके जाएंगे, इसको पढ़ाएंगे भी, इसको ट्रेनिंग भी देंगे, और इसकी जो रिसर्च है उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। जी। जैसे कि आप देखिए बिल गेट्स है, अब वो टेक का बंदा है, उसने विंडो जो बनाई है, विंडोज़ बनाई थी, और दीगर मामलात हैं उसके टेक के वाले से। जी। लेकिन अब देखेंगे वो अब पूरे अमेरिका में सबसे बड़ा जो फार्मर है ना, जो सबसे ज़्यादा फार्म जो लैंड है जो उसका मालिक है वो बिल गेट्स है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको पहले भी आपके पॉडकास्ट में बताया था कि जो जेफरी एप्स्टीन है, जेफरी एप्स्टीन डोनाल्ड ट्रंप को 1980 से जानते हैं। अब मुझे ये बताएं कि तब डोनाल्ड ट्रंप का किसी पॉलिटिक्स के साथ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। वो जाके प्रेसिडेंट बने पहली बार 2016 में। जैसे एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई हैं तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी उसमें आया है। आप देखेंगे वो बिल्कुल यंग सा है, जैसे यंगस्टर होते हैं ना, तकरीबन 20-22 साल का। तो जेफरी के आइलैंड पे जाके मज़े कर रहा है, यशें कर रहा है। तो उन्होंने तब से ही उसको अपना यानी कि गुलाम बना रखा है। उसको आपने जैसे कहा था कि लश्कर के ज़रिए उसको खुशामद करके उसको बहला के, तो यानी कि ना देखें 24-26 साल हो गए मेरे ख्याल में इस चीज़ को। सर तकरीबन 34 साल बाद वो प्रेसिडेंट बना है। 1980s में वो जेफरी एप्स्टीन का दोस्त था। बिल्कुल। 34 साल बाद वो जाके बना है प्रेसिडेंट। पहले उसकी टर्म थी 4 साल की, और अब दोबारा बना, ठीक है। तो अब देखें ना कि वो इन यहूदियों के, इन फ्री मेसन्स के कैसे मकासद पूरे कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये ईरान पर हमला करो, वो कर देता है। वो कहते हैं हमें वेनेजुएला ऑयल चाहिए, वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। तो सर ये देखिए ना कि इनकी इतनी लंबी प्लानिंग होती है कि वो 34 साल पहले ही इसको तैयार करना शुरू कर दे, इसकी ग्रूमिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने कि हम आपसे ये काम लेंगे। ऐसा ही है। ऐसे बिल गेट्स को देख ले, उसको भी एप्स्टीन काफ़ी पुराने से जानता है। बाकी दीगर मामलात है वो भी फिर हमने पहले भी डिस्कस किए थे। जी। जी। जैसे कि देखें ना, आपको मालूम होगा कि अमेरिका कितना दूर है ईरान से। ज़ाहिरी तौर पे देखा जाए तो ईरान जो है ये मिसाइल मारता है इसराइल पे, अमेरिका तक उसके मिसाइल नहीं जाते। तो अमेरिका को इसमें यानी कि क्या मसला है? अमेरिका क्यों इस जंग में बार बार कूदता आ रहा है? वो अपने बैरी बेड़े भी भेज रहा है, अपनी फौजों को भी मरवा रहा है। अवाम उनकी परेशान है कि भाई हमारे पास पेट्रोल नहीं है, आप क्या कर रहे हैं?
उसको क्या तकलीफ है दी, उनकी जो जंग है वो तो इसराइल के साथ है, तो अमेरिका इसमें क्यों कूद रहा है? तो देखे ना, उसने तैयार किया हुआ है उसको। जेफरी एप्स्टीन जो था, जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हम, जेफरी एप्स्टीन था, ये इसका यहूदियों का बहुत बड़ा मोहरा था, फ्रीमेसन्स का बहुत बड़ा मोहरा था, कि जिसकी वजह से इसको जनाब ट्रेन किया गया, बताया गया कि आपने नेक्स्ट फ्यूचर में ये करना है हमारे लिए, तो अब वो कर रहे हैं वैसे ही। उनको कहा जाता है कि आप बम मारते हैं, वो जनाब ईरान पे जुल्म कर रहा है उस पर। जैसा कि बता चुके हम कि इनका स्कूल था जिन पे इन्होंने बम गिराया, उसमें 164 बच्चियाँ शहीद हो गई। ये किस लिए कि बाल को बलि देने के लिए, बाल जो है लड़कियों की बलि लेना पसंद करता है। तो देखें ना, इसके पीछे काफ़ी यानी कि डार्क, जैसे कि बता रहे हैं कि बहुत डार्क तारीख है इनके पीछे। जैसे कि फ्री मैसन जो है, जिनमें बेंजामिन फ्रैंकलिन है, जॉर्ज वाशिंगटन है, विंस्टन चर्चिल है, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क है, ठीक है। उसके अलावा जो फ्रैंकलिन रोजवेल्ट है, ये सारे फ्री मैसन के जो है ना मोरे रह चुके हैं, बल्कि फ्री मैसन में काम करते रहे हैं। तो सर आप इनके बारे में बताएं, जो है मैंने भी नाम लेना चंद एक जो फ्री मैसन की बड़ी मशहूर लोग समझे जाते हैं। जी जी। तो आप उनके बारे में थोड़ा सा ना अदा करें। तो सर जैसे आपने नाम लिए बड़े बड़े लोग के, आपने तो नाम ले दिए। तो जैसे आप जानते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन और जो जॉर्ज वाशिंगटन है, जी जी, ये तो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में थे। बिल्कुल ठीक है। अब जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इसकी जो तस्वीर है वो $100 वाले नोट पे है, जिसे ये $100 का बिल कहते हैं। और जो जॉर्ज वाशिंगटन है उसकी $1 बिल पे है। बिल्कुल। अब देखें ना, ये फ्री मेसन के कारिंदे थे, फ्री मेसन के मेंबर्स थे। तो उन्होंने ये देखें कि अपना जो डॉलर है, $1 के पीछे आप खासकर देखेंगे ना, तो उसके पीछे फ्री मेसन की जिन्होंने वो मोर लगाई हुई है, स्टेप लगाई हुई है, जैसे वो ऐसे है ट्रायंगल, वो पिरामिड है और वो ऊपर उसकी आंख बने। बिल्कुल सर। ये सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर थे, तो इन्होंने उनको खुश करने के लिए वैसे किया। अब ये देखें, बात कोई आज की नहीं है, ये 1785 की बात है, 18वीं सदी की, 3 सदियां पीछे जाने वाली बात है। फिर अपने नाम ने जैसे विंस्टन चर्चिल का। अब विंस्टन चर्चिल का सर जो टेन्योर था ना, इसके 2 टेन्योर थे। इसका एक टेन्योर था 1940 से लेके 45 तक, ये यूके का प्राइम मिनिस्टर था। सही है। ठीक है। तो आपको पता ही है कि 1940 से लेके 45 तक क्या हुआ है, वर्ल्ड वार 2 हुई थी। जी जी। 1945 तक। तो अब जाहिर सी बात है 1945 इसको लगाया गया, 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हुई। आपका ये भी पार्ट था, उनका मेंबर था फ्री मेसन्स का, जिसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया यूके का। फिर 1945 में जैसे इसकी जरूरत खत्म हुई, ठीक है, वो हिटलर मर गया, उसके बाद जंग दौम खत्म हो गई, वर्ल्ड वार 2, तो इसको हटा दिया गया। जी जी। इसका दूसरा टेन्योर आया 1951 से लेके 55 तक, तो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। जी जी। तो फिर सर उसके बाद आ गया मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। जी जी। इसके बारे में कौन नहीं जानता कि इसने खिलाफत उस्मानिया का जो कमांडर था, आर्मी चीफ लगा लिया। सही है। जी। तो इसने बगावत की अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, अपनी बादशाह के खिलाफ। बिल्कुल। तो इसने सर खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया। अब जाहिर सी बात देखें कि ये फ्री मैसन्स का मेंबर था। जी बिल्कुल। ठीक है, जैसे वो मैंने को बताया कि वो लूसीफर की शैतान की पूजा करते हैं। देखे ना जैसे कि बता रहे हैं फ्री मैसन का मेंबर था। अब ये बज़ाहिरी तौर पे था कौन? बज़ाहिरी तौर पे ये मुसलमान था। जी जी। ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल, क्या नाम इनका, क्या शान वाला नाम है, मुस्तफ़ा कमाल। तो बज़ाहिरी तौर पे ये था मुसलमान, लेकिन इसने किया क्या है, खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया। ये वही खिलाफत उस्मानिया है जिसका जनाब पूरी दुनिया पे बोलबाला किया जाता था। जैसा कि देखें ना, पूरे गल्फ से लेके यूरोप कंट्री हंगरी तक इसकी हुकूमत थी। ठीक है, खिलाफत उस्मानिया की, जिसको इसने तहस नहस करके रख दिया, खिलाफत को इसने तहस नहस करके रख दिया। मुस्तफ़ा कमाल का तर्क देखें ना, इसको बड़ा टाइटल दिया गया था पाशा का, बड़ा उनका इज्जत वाला टाइटल है ये। जी जी। पाशा मुस्तफ़ा कमाल इसको कहते थे। अतातुर्क इसकी साथ थी। जी। अब देखें ना, ये इसने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया। फिर इसने फ्री मेसन्स को और खुश करने के लिए इसने वहाँ पे मुसलमानों की दाढ़ी पे पाबंदी लगा दी। ठीक है, कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते। फिर इसके बाद इसने जो अजान थी ना, उस पर पाबंदी लगा दी कि आप अरबी में अजान नहीं दे सकते, अगर देनी है तो आप तुर्की ज़बान में दे। नई मस्जिदों की तामीर पर पाबंदी लगा दी। मतलब इसने काफ़ी इस्लाम मुखालिफ काम किए फ्री मेसन्स को खुश करने के लिए। ऐसा ही है। मौत को भूल गया। और सर जैसे आप बात कर रहे थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की, तो सर ये वाहिद अमेरिकी प्रेसिडेंट है जिसका टेन्योर सबसे लंबा था। ये 1933 से लेकर 1945 तक अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा। तो आपको जैसे पता है कि 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वार रही है, वर्ल्ड वार 2। जी जी। तो ये फ्री मैसन का मेंबर था, तो इसलिए उन्होंने इसका जो टेन्योर था उसको तवालत दी, उसको ज़रा एक्सटेंड कर दिया। अब देखें ना, ये बड़े बड़े जो लोग थे, ये बड़े बड़े लोग अमेरिका के
फाउंडेशन से लेके अमेरिका के फाउंडिंग मेंबर से लेके वर्ल्ड वार 2 तक जो है, मैंने आपको बताया कि ये फ्री मैसन के मेंबर्स थे जो कि बड़े बड़े ओहदों पर थे। तो वो ऐसे सब बड़े बड़े जो लोग हैं ना, उनको पहले ही तैयार करना शुरू कर देते, पहले ही ग्रूम करना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसे कि इनसे हम फ्यूचर में कैसे फ़ायदा लेंगे। अच्छा सर, आप ये बताएं कि जो फ्री मैसन्स हैं इन्होंने काफ़ी अर्सा पहले यानी कि 1871 में एक वार का ड्राफ्ट तैयार कर रखा है, जैसे कि जिनके तहत वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई, वर्ल्ड वार 3 का भी खदशा है। कहा जाता है कि ना इन्होंने बड़े एक ऑर्गेनाइज तरीके से ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है जंग का, तो इस पे थोड़ा सा ना अदा करें। सर ये जो बात है ना, ये काफ़ी हद तक बात सच है। 1871 में एक आदमी था एल्बर्ट पाई, कहने को तो वो एक पोइट था, एक ऑथर था, एक लॉयर था अमेरिका में जी। लेकिन सर ये था फ्री मैसन्स का मेंबर। इसने सर एक ना लेटर लिखा जिसमें इसने ना वर्ल्ड वार 1, 2 और 3 का ना ड्राफ्ट तैयार किया कि इनको हम कैसे शुरू करेंगे, ठीक है, कैसे इग्नाइट करेंगे और इनको कैसे ख़त्म करेंगे और इनसे हम क्या क्या फ़ायदे लेंगे। हमारे जो मकासद हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो आखिरी मकसद है ना, वो ये है कि लूसीफर को खुश करना, बाल शितार को खुश करना। तो जो इनका मकसद वो है कि आखिर में हम वैसे नताइज लेंगे जिनके ज़रिए कि हम दुनिया को तैयार करें दज्जाल के लिए, ठीक है। जैसे बाइबल में जो है ना सर, उसको कहा जाता है एंटी क्राइस्ट। जी जी। ठीक है, हिंदुओं की किताबों में वहाँ पे इसको कहा जाता है काली युग, कलयुग। जी। हाँ जी, कलयुग या काली युग। और जैसे इस्लाम में है कि दज्जाल आएगा। जी जी। ठीक है, तो सर पैटर्न सेम ही है, ठीक है, चीज़ एक ही है। चीज़ एक ही है, पैटर्न सेम ही है। जी। तो सर इसने ना वो वार ड्राफ्ट तैयार किया था, जब जैसे कि इसने सर वर्ल्ड वार 1 का ड्राफ्ट तैयार किया कि वर्ल्ड वार 1 कैसे शुरू होगी, कैसे ख़त्म होगी, उससे हम क्या मकासद लेंगे, वर्ल्ड वार 2 कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी, उससे हम क्या फ़ायदे लेंगे, वर्ल्ड वार 3 कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, कैसे ख़त्म होगी और उससे हम क्या फ़ायदे लेंगे। ठीक है, तो सर इसने वैसे ही बड़ी ना प्रेडिक्शंस की थी। प्रेडिक्शंस तो हम इन्हें कह सकते क्योंकि ये सर प्लान होता है, प्लान होता है बिल्कुल। ठीक है। अब ये तो खुद मर गया, लेकिन जो बाकी फ्री मेसन्स के नए मेंबर्स हैं वो लगे रहते हैं कि इनकी जो इन्होंने एक अपना प्लान बनाया हुआ है ना, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ना जो इनके मेंबर्स हैं नए हैं, वो मेहनत करते रहते हैं। ऐसे ही आज भी कोई लाखों में इनके मेंबर्स होंगे जो बड़े बड़े उहदों पर भी होंगे, छुपे हुए लोग होंगे जो कि लुका छुपी में अपने जो मकासद है उनको पूरा करते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये इसने सर एक ना लेटर लिखा था बाकायदा, और इसने सर इसको लेटर को लिख के भेजा था, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था जिसका नाम था गुइजीपे माजीनी। ठीक, इटालियन नाम था, अगर प्रोनाउंसिएशन का इशू हो तो उसके लिए सॉरी। तो उसको इसने लेटर भेजा सर। अब सर ये लेटर जो है ना, ये दुनिया में मौजूद था 1977 तक, कहा जाता है ये लेटर था ब्रिटिश म्यूजियम में था, यानी कि 1977 तक ये लेटर मौजूद था। जी जी मौजूद था। लेकिन उसके बाद इन्होंने इस लेटर को गायब कर दिया। फ्री मेसन्स ने गायब किया हुआ कि आखिर पता है ये दुनिया को सच पता लगा। गुजारिश से बात है ना, उसमें ड्राफ्ट बना हुआ था उसका जंग का। जी जी, वर्ल्ड वार 3 का ड्राफ्ट था उस, जी जी, क्योंकि 1977 तक वर्ल्ड वार 1 और 2 तो हो चुकी थी, तो इसको सर ने गायब कर दिया। ऐसे ही ठीक है, और सिरे से कह दिया कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास था ही शुरू से ही नहीं, मतलब मुकर गए उस चीज से। तो सर लेकिन इसका ना एक सबूत है कि ये था लेटर। सर इसका जो सबूत है ना वो ये है कि एक ना नेवल ऑफिसर था, कनाडा था, नेवल ऑफिसर, आप जानते हैं कि नेवी का ऑफिसर था, तो उसने, उसका नाम था सर विलियम गाय। ठीक है, उसने सर एक ना किताब लिखी थी 3 वर्ल्ड वार के बारे में, उसका उसने नाम रखा था पॉन्स इन द गेम। पॉन्स इन द गेम, पॉन्स इन द गेम मतलब कि जंग में मोहरे। जी जी, ठीक है, पॉन्स मोहरे को कहते हैं शतरंज में। तो सर इसने ये किताब जो पब्लिश की थी ना 1958 में की थी, आप सर्च कीजिएगा, तो इसमें इसने उसके बारे में डिटेल्स दी थी कि कैसे वर्ल्ड वार 1 का ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसमें क्या मकासद हासिल हुए, वर्ल्ड वार 2 में क्या हुए और वर्ल्ड वार 3 में क्या हुए। अब और उसके मुझे ये बताया, अगर उसके पास ड्राफ्ट नहीं था, उसने नहीं देखा था, तो उसने इतनी बड़ी किताब कैसे लिख दी। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि 1958 तक था, जैसे कि मैंने बताया कि 1977 तक कुछ लोग कहते हैं कि था, लेकिन बाद में गायब कर दिया। बिल्कुल। अब देखे ना कि इन्होंने कार्रवाई शुरू कैसे की, क्या मैं आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड वार देखे तो इन्होंने इतनी लंबी प्लानिंग है कि 1871 और वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई 1914 में, कितना लंबा अरसा सर जी। ठीक है, तकरीबन लगा रहे सर 42-43 ईयर्स बनते वर्ल्ड वार 1 तक। तो सर इन्होंने किया क्या, सबसे पहले सर इन्होंने ये हिसाब लगाया कि हम दुनिया को
जो पैसे का फ्लो है, मनी फ्लो है, इसको हम कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि जब पैसे का कंट्रोल हमारे हाथ में आएगा तभी तो लोग हमारे हाथ में आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। तभी लोगों को पता चलेगा कि आज ये आदमी इस पैसों से क्या खरीद रहा है। तो इन्होंने सर सोचा कि हम ना एक फेडरल रिजर्व बैंक बनाते हैं। जी ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक। बिल्कुल। उसके लिए फिर इन्होंने तैयारियां शुरू की। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले एक ना इकोनॉमिक डिस्प्यूट शुरू किया, जो कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिस्प्यूट था, जिसे सर पैनिक ऑफ 1907 मतलब कि 1907 का पैनिक कहा जाता है, खौफ कहा जाता है। अब उसमें सर हुआ क्या कि तब ना ये दौर था कि तब जो बैंक्स थे ना वो आज़ाद होते थे। ठीक है, उनके पास पैसा होता था। तो इन्होंने सर ये साजिश की कि बैंकों के पास पैसा ख़त्म कर दिया। सही। अब जैसे यानी कि अवाम अपना पैसा रखवाती थी जिसमें हमारे तो नहीं था तब रिवाज, क्योंकि मैं तब ब्रिटिश रूल कर रहे थे। तो सर ये देखें कि आप जैसे कि मिसाल दे रहा हूँ मैं, आपकी पे है, ये तनख्वाह है, ये महीने। जी। अब आप बैंक के पास गए कि भाई मुझे तनख्वाह दो मेरी। जी। अब जाहिर सी बात है आप अपनी उससे ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करेंगे। जी। ठीक है, खाना लेंगे, दीगर अशिया लेंगे, बिल्स भरेंगे। अब आप गए हैं, बैंक वाले कहेंगे सर हमारे पास तो कैश ही नहीं। अब मुझे ये बताइए कि आप पे क्या बीतेंगे। देखे ना, तनख्वाह आई हुई है जिसमें एक गरीब आदमी का गुजारा होता है जी, तो आगे से वो चला जाए तो क्या कहेंगे, यार हमारे पास है नहीं, पैसे नहीं है, वी आर सॉरी। तो देखे ना, उसके बाद उस गरीबी क्या हालत हो गई। और इस पे जो जुल्म की ये बात मैं आपको बताता हूँ कि चलो आप कहेंगे यार चलो ठीक है, पे नहीं आई, जो मेरे पहले पड़े थे 40,000 50,000 मुझे वो दे दो। बिल्कुल। कहेंगे सर वो भी नहीं, जो मतलब आपने अपना पेट काट के सेविंग्स की थी वो भी नहीं है। तो इन्होंने इस तरह ना एक दफ़ा माशी जो बहरान था ना वो पैदा किया, इकोनॉमिक डिस्प्यूट। ठीक है, अब उसको इन्होंने लगा ले कि ये इन्होंने ना उसकी एक बुनियाद रख दी थी अपने सिस्टम की, फेडरल रिजर्व बैंक की। उसको चेक करने के लिए सिस्टम को कैसा काम करता है। जी। तो तब उन्होंने फेडरल रिजर्व बैंक की बुनियाद रखी। फिर सर इन्होंने ना 1910 में 1910 में ना जेपी मॉर्गन, ये भी सर एक फ्री मैसन्स का मेंबर था। जी। आप सर्च कीजिएगा, जेपी मॉर्गन नाम भी बहुत बड़ी स्टॉक कंपनी है अमेरिका के अंदर। जी। इसने सर ना कुछ जो बड़े बड़े बैंकर्स फैमिलीज थी, जब जाहिर सी बात है जिनके बैंक से वो बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, उनके साथ इसने बैठा, इल्यूमिनाटी की तरफ से, फ्री मेसन्स की तरफ से। तो इसने उनको तजवीज़ दी कि हम एक फेडरल रिजर्व बैंक बनाएंगे, जिसमें क्या हुआ कि पैसे का फ्लो होगा। अगर कोई बैंक है उसको पैसे चाहिए, उसके पास पैसे खत्म हो गए तो उसके पीछे गारंटी होगी फेडरल रिजर्व बैंक की, वो ये हमें इतने पैसे चाहिए, हमारे पास खत्म है, इतने हमारे पैसे थे। क्योंकि जैसे देखे ना वो ऐसे सिस्टम काम करेगा, और उसने ऐसे समझाया कि आप पैसे लेंगे एक आदमी से, वो पैसे लेके आप अपने पास नहीं रखेंगे, वो पैसे लेके आप हमें दे देंगे फेडरल रिजर्व बैंक में। फेडरल रिजर्व बैंक इस चीज़ का गारंटर होगा कि जब आपके पास पैसे खत्म हुए या आपके पास बंदा पैसे लेने आया तो हम वो नोट नया छाप के उसको दे देंगे, नहीं हमारे पास पैसे ना भी होंगे तो उसके बदले में हम सोने को, गोल्ड को बतौर गारंटी रखेंगे। क्योंकि सिस्टम आपको पता है कि आजकल ये सिस्टम चल रहा है पूरी दुनिया में, ये सिस्टम है। एक अगर हमने डॉलर का नोट छापना है तो उसके पीछे एक सोने का जो उतना ही मालियत का गारंटी रखी जाती है। दुनिया में ये सिस्टम है। तो सर ने उन्होंने तजवीज़ दी, लेकिन जो बैंकर्स फैमिलीज थी उन्होंने इससे रिफ्यूज़ कर दिया कि सर नहीं, सॉरी, हम ये काम नहीं कर सकते। आप इसे हमारे बैंक्स पर नज़र रखेंगे, हमारी ट्रांजेक्शन्स पर नज़र रखेंगे, जो एक हमारे जो कस्टमर की प्राइवेसी वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी आज़ादी चली जाए, तो आप ये भी नज़र रखेंगे कि वो बंदा पैसे कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहा है। जी देखे ना, जैसे कि आप बता रहे हैं वो बंदा कहाँ पैसे यूज़ कर रहा है। जी, उनको जो है, जो बैंकर्स फैमिली थी, उनको इनके नपाक इरादों को पता था जी कि आगे जाके क्या करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि इन्होंने बहुत लंबा ड्राफ्ट यानी कि अपने नक्शे बनाए होते हैं कि इस नक्शे के मुताबिक इस दुनिया को चलाना है हमने, इस दुनिया में रूल करना है हमने। तो आगे यानी कि जैसे कि आप बता रहे हैं सोना रख के वो जनाब पैसे प्रिंट करके देते हैं, तो आगे आप उस बात को छोड़। ये ना वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारियां करते हैं। इन्होंने जब पहली जंग की वर्ल्ड वार बाद तो एक इन्होंने नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आए, मैं आपको बताता हूँ। फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर आया। अब वर्ल्ड वार 3 जो हो रही है तो स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आना चाहते हैं। तो सर इन्होंने मतलब तजवीज़ दी उनको, ठीक है। तो उन्होंने कहा सर अपना एक तो आप ज़्यादा टैक्स काटेंगे हमसे, जी अपनी मर्जी का। जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि आपने उनके पास 100 रुपये रखी है, वो बैंक आपसे 1 रुपये काटता है। फेडरल रिजर्व के पास आपकी गारंटी पड़ी है पैसे, वो आपको ऑर्डर देगा कि भाई अब कस्टमर से आपने 5 रुपये काटने। बिल्कुल ऐसे ही आजकल हो रहा है, ऐसे हो रहा है। जैसे कि देखे ना, अब आपने किसी भी बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाना है तो उसके पीछे वो सर 5,000 या 8,000 रुपये काटते हैं। जी। क्यों काटते हैं? पैसा तो हमारा है, पैसा हम निकाल रहे हैं। वो क्या है कि फेडरल रिजर्व बैंक की जो है वो रिक्वेस्ट पे नहीं कह सकते,
भी उन्होंने हुक्म दिया है सन गार्ड जैसे कि जैसे वो बना हुआ ना ऐसे ट्रायंगल का निशान बना हुआ उसमें, उसे वो कहते हैं वन वर्ड आर्डर जी, ठीक है। वो उसी के तहत वो उसको हुक्म देते हैं कि जनाब आप इसके पैसों में से इतने पैसे काटो। 1 लाख पे 8,000 बनता है सर। सन 12 पैसे में से हमें टैक्स काटे जा रहे हैं। आपका जो कमाया हुआ पैसा है आपने बैंक में रखा है, जी जी, बैंक ने आपको सिक्योरिटी दी कि सर आप पैसा रखिए, आपका पैसा कहीं नहीं गया। ऐसा ही है। आपसे बगैर पूछे वो आपका पैसा पता नहीं कितने ही बिजनेस में लगा देते हैं। जी जी। अब मुझे ये बताया कि आपने जो पैसा बैंक में रखा है क्या आपको उससे सीरियल के नोट मिलते हैं? नहीं सर, अब देखें ना, जैसे मैंने ABCD जो भी सीरियल है जी। उसका नोट मैंने रखा है उस बैंक में, तो बज़ाहिरी तौर पे देखा जाए तो मुझे तो और ही सीरियल का नोट मिलते हैं, मेरे वाला नोट पता नहीं किधर गया। आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें जो लफ्ज़ है ना दौलत, दौलत का जो लफ्जी मैनी है ना वो आता है गर्दिश करने वाली जी। चीज। दौलत कभी एक जगह टिकती नहीं है, यानी घूमने फिरने वाली चीज। ये गर्दिश करती रहती है। अच्छा, तो बात कर रहे थे फेडरल रिजर्व बैंक की। जी जी। तो सर की वो कह रहे थे कि जी हम आप ऐसे किया करेंगे, वो कहते नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, आप बना लें ये बात, लेकिन देख लें कि अब क्या हो रहा है। तो उन्होंने सर तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया कि नहीं सर हम इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। वो बैंकर्स फैम है। जी। तो JP मॉर्गन जो था ना सर बड़ा चालाक आदमी था, फ्री मेसन्स का मेंबर था, ये बड़ा अमीर आदमी था। जी जी। इसने कहा चलो जी आप दिल की कदूरतें मिटाएं, छोड़ें। बढ़िया बात। जी मीठा बैरा बन के उनको कहा। ये अब बात करें 1910 की। फिर सर इसने ना फाइनेंस किया टाइटैनिक को। जी, टाइटैनिक ये वही जहाज है जो डूब गया था, जो शोर है मशहूर, जिस पे ये इन्होंने रोमांटिक फिल्म बना के असल कहानी को दबा दी। दबा उसके उन्होंने भी जैसे देखे हैं वो जनाब पत्थर के साथ टकराया, दूसरे 2 टुकड़े हो गए, 2023 में उसकी बाकियात खत्म हो जाएंगी। यानी कि असल वजह से, असल चीज से भटकाया गया, असल हकीकत से भटका दिया गया कि जनाब एक रोमांटिक स्टोरी की सूरत में उसको पेश किया गया। अच्छा, आगे आप क्या बताने का? अच्छा, तो सर ये 1912 में ना इसने सब जो बैंकर्स फैमिली थी ना वो को इनवाइट किया कि आप आए, मैं भी जा रहा हूँ, हम टाइटैनिक की सैर करेंगे। तब ना सर इतना बड़ा कोई लग्जरी जहाज दुनिया में था ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ 1912 की, जी ठीक है, आज से लगा ले 110-15 साल पहले की बात है। जी। ठीक है, कब सारे के बड़ा लग्जरी जहाज बनाया है उसने बड़ी। अच्छा, टाइटैनिक के बारे में बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि वो बताया जाता है कि टाइटैनिक जहाज बहुत बड़ा था, उसका जो कैप्टन था उसने कहा ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, इस पे कोई यानी कि आँच नहीं आ सकती, तो देखो अल्लाह ने इसे गर्क कर दिया। इसके पीछे ये सारा बकवास है। जी जी, ये बकवास में बता दिया गया है। आप भी शुरू से यही सुनते होंगे, आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं, इंस्टाग्राम पे कह लें, जो भी ABCD जो भी प्लेटफॉर्म है, आपको कहा गया होगा कि उसका जो कैप्टन था वो जनाब उसने अल्लाह की नाफरमानी की, उसको कोई डुबो नहीं सकता, ये है वो है, ABCD जो भी बातें की उसने। फिर देखे ना फिर वो आपको कहेंगे देखे ना अल्लाह ने इसको डुबा दिया। लेकिन उसके पीछे बड़ी एक इंतहाई गहरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जो आपको बताएंगे। जी जी, तो उसने सब बैंकर्स फैमिली को कहा कि आए हम टाइटैनिक की सैर करके आते हैं, कि भाई केरला से लेके न्यूयॉर्क तक सफर करेगा, बड़ा लंबा सफर है। जी जी, ठीक है, बड़ा लग्जरी सफर होगा आपका। तो सर बैंकिंग फैमिलीज तो थी वो, तो अब देखें ना 2 साल गुजर गए उस बात को ढूंढ गए, ऐसे ही वो सफर पे चले गए। अब हुआ क्या कि सर इसने ना JP मॉर्गन ने लगे और सब असल मकसद उसका हो रहा हाँ जी, असल मकसद और था ना। अब देखिए इसने ना एंड टाइम में जब बोर्डिंग का टाइम था ना, इसने अपनी टिकट कैंसिल कर दी, फाड़ दी टिकट डेट कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे इसने माना मेरी तबीयत बड़ी खराब है, ये है वो, मैं नहीं जा सकता, और सी सिकनेस हो जाती है। जी जी, ठीक है, वो फैमिली जो थी वो चली गई, उन्होंने कहा ठीक है तू बीमार है अब तो जाए, फ्री की टिकट मिल गई बड़े नवीरी जहाज की। अब वो गए, वो आपको पता है, फिर वो आइसबर्ग से टकराया, जहाज डूब गया, ठीक है, हो गया पानी में। फेडरल रिजर्व बैंक के आइडिया को जो अपोज कर रही थी फैमिलीज वो डूब गई। अब इनका कोई देखिए उनके खिलाफ बात करने वाला कोई रहा ही नहीं, अब उनके खिलाफ वोटिंग करने वाला कोई रहा। फिर JP मॉर्गन ने दोबारा कोशिश की और 1913 में देख लेंगे टाइटैनिक डूबा 1912 में, उसके ठीक 1 साल बाद बल्कि कुछ माह बाद 1913 में फेडरल रिजर्व बैंक बन गया। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। और ठीक फेडरल रिजर्व बैंक बनने के 1 साल बाद 1914 में 1914 में सर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। देखो ना ये अपने मुकासद के करीब कैसे जाते जा रहे हैं। यानी कि पहले उसका फेडरल बैंक का क्याम किया इन्होंने, जी जी, उसके वर्ल्ड वॉर 1 शुरू कर दी उसके बाद। जी, अब देखिए ना कि वो तो मर गया एल्बर्ट पाइक, लेकिन उसका जो ड्राफ्ट था उसके लिए देखिए कितने लोग मेहनत करते रहे, जो उसके बाद की फ्री मैसेज के कारण शतार की किजा करने वाले, जी जी, वो कितनी मेहनत करके अपने मनसूबों को पूरा करते हैं। तो सर जी 4 साल जंग चलती रही 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है,
तो अब सर इस 4 साल की लंबी जंग में इसको वर्ल्ड वार कहा गया क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कंट्रीज जो थे वो शामिल हुए। फ्रांस शामिल था, जी फ्रांस तब यूरोप का हिस्सा नहीं था, ठीक है। फ्रांस शामिल हुआ, जर्मनी शामिल हुआ, उसके बाद यूके शामिल हुआ, ठीक है। तो ऐसे सर ये बड़ी एक लंबी जंग चलती है। तो सर जब 1918 में ये जंग ख़त्म हुई 4 साल बाद, तो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा तबाही फैल गई थी, लाखों लोग मर चुके थे और अब नए वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी जो कि इन्होंने लेके आना था। अब सर इसके बाद आपको पता है कि काफ़ी मेजर इवेंट्स हुए, ठीक है, कि 1918 के बाद आप देखें कि 1922 में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया और गल्फ से लेकर सर हमें ये तो कितनी यूरोप तक थी। ये उसी की वजह से हुआ था, मुस्तफ़ा कमाल की वजह से। जी जी जी। तो सारे मतलब कि गल्फ से लेके हंगरी तक इनकी रियासत थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है, टुकड़े टुकड़े हो गई। एक छोटा सा कंट्री बचा है तुर्की, जिसका भी ये प्रेसिडेंट जो है ये डिक्टेटर बन गया, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। तो इसलिए सर अपने बनने के बाद डिक्टेटर रातों रात जो शाही खानदान था उसको उठा के फ्रांस में डिपोर्ट कर दिया, भगा दिया, जिला वतन कर दिया, ठीक है। आप यहाँ इंटर नहीं हो सकती हो। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारी इसने पाबंदियाँ लगा दी थी इस्लामी कामों पर, अज़ान पर और दाढ़ी पर और दीगर मामला पर। तो साई तो ये मेजर इवेंट हुआ। और दूसरा सर जो इनके ड्राफ्ट में भी इसने स्पेशल मेंशन किया हुआ था, जो एल्बर्ट पाइक था, एक इसने ये मेंशन किया था कि जो खिलाफत उस्मानिया है, ओटोमन कैलिपेट, इसको ख़त्म करना है। जी जी। फिर उसके बाद उसने कहा था कि जो ज़ार द ग्रेट की हुकूमत है रशिया में, उसको ख़त्म करना है। जी जी। ठीक है, इसको सर इन्होंने ना बड़े टेक्निकल तरीके से ख़त्म किया। एक आदमी था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, वो बड़ा कम्युनिस्ट था। उसका दोस्त जो था वो था जोसेफ स्टालिन, जी जी। जो आपको पता है कि रशिया का बहुत बड़ा डिक्टेटर था, बड़ा सोवियत यूनियन जी हाँ सोवियत यूनियन का। तो सारे इसने ना दोनों ने बड़ी जद्दोजहद की, मेहनत की कि जी पूरी दुनिया में जो हमारा कंट्री है इसको कम्युनिस्ट होना चाहिए। कम्युनिस्ट का सर जो आइडिया है ना वो कार्ल मार्क्स के जरिए आया। कार्ल मार्क्स जो है ना वो कम्युनिज्म का उसने आइडिया दिया था। अब वो सर वो खुद भी यहूदी था, बिल्कुल ठीक है, कार्ल मार्क्स। तब देख ले कहाँ इसके ताने बाने दोबारा यहूदियों के साथ ही मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी कि जो भी बात हम आपको बताएंगे ना उसका जो असल चीज़ है वो यहूदी के साथ ही जाके मिलेगी। यहूदी फ्री मेसन सीक्रेट सोसाइटी से लोग नहीं। अच्छा, तो सर इसने स्पेशली कहा था कि जो ज़ार द ग्रेट उसको ख़त्म करो। तो सर इन्होंने बड़ी एक न लगा ले कि खूनी रेवोल्यूशन आई। इसमें इन्होंने उसके जो ज़ार का जो पूरा ख़ानदान था, ज़ार के इसमें सर छोटे बच्चे भी थी, छोटे बच्चे भी थे सर, उसमें इन्होंने उन सबको फायरिंग स्क्वाड के आगे रख के ना शहीद कर दिया, मार दिया बेचारों को। अच्छा, ये आपने पैटर्न नोट किया होगा, जैसे कि वो जो था एक हामान, हम आपको पहले बता चुके हैं कि उसकी जो मलका थी उसने भी ऐसे ही उनके सारे ख़ानदान को शहीद करवाया था, जैसे कि इन्होंने ज़ार के ख़ानदान सारे को फायरिंग स्क्वाड से रख के शहीद करवा दिया, मरवा दिया गया। तो ये पैटर्न का सेम ही है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो एक तो बाल को कुर्बानी देते हैं, ठीक है, और फिर उसमें देखें ना हर चीज़ इसकी बड़ी एक यानी कि छोटा सा क्लूस में छोड़ जाते हैं, जैसे कि हमान के पूरे ख़ानदान को इन्होंने ख़त्म करवा दिया, फिर ज़ार द ग्रेट के सारे ख़ानदान को ख़त्म करवा दिया। किस चीज़ के? हाँ, उसको बाल को खुश करने के लिए। सर देखे ना कि इनको शुरू से ही खूब पसंद, लोगों की कुर्बानियाँ पसंद है। लूसीफर को बाल को ये कुर्बानियाँ देती है, ऐसे ही, ठीक है। तो सर इन्होंने देखेंगे इनका जो दूसरा मकसद था बड़ा वो भी पूरा हो गया। रशिया जो था वो कम्युनिस्ट के हाथों आ गया, व्लादिमीर लेनिन के हाथों आ गया। वो अलग बात है सर के जो स्टालिन था उसने अपने दोस्त के साथ ही गद्दारी की, उसको ज़हर देकर उसको मरवाया दिया, ठीक है, और खुद इक़्तिदार पर काबिज होकर बैठ काफ़ी लंबा, जब तक वो खुद मरा नहीं ना तब तक वो इक़्तिदार के साथ चिमटा रहा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। जैसे मैंने को बताया कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आ गया पहला। अब इन्होंने कहा कि जी उस्मानिया खिलाफत जो ख़त्म किया उसका जो सबसे बड़ा मकसद था ना वो ये था कि इसराइल नाम की रियासत का क्या, उनका जब तक उस्मानिया खिलाफत थी ना, क्योंकि पूरा गल्फ पर फ़लस्तीन समेत इनका कब्ज़ा था खिलाफत उस्मानिया। अब इनको पता था कि ये खिलाफत उस्मानिया ख़त्म होगी तो फ़लस्तीन के अंदर एक यहूदी जो सामीनी आबादी है उसको बात किया जा सकेगा कि यहाँ मुल्क बनाया जा सकेगा। अब देखेंगे सारे जो कंट्री इसराइल का वो बना 1948 में। देखें ना, जैसे कि आप जानते होंगे तुर्की जो था उस दौर में बड़ा मुखालफ था, सख्त मुखालफ था यहूदियों के। वो उनको पता था कि आगे जाकर फसाद करेंगे। उस्मानिया जो सल्तनत थी उसको इस चीज़ से बड़ी चिढ़ थी कि ये जो यहूदी हैं जो उनके दौर में भी इन्होंने काफ़ी तंग किया उनको, जैसे कि ये आम आवाम को सूद दे देते थे, सूद पे कर्जे दे देते थे, फिर जनाब उनको तंग करना, उनकी जगह हथियारे नहीं, उनको पता था कि ये फसाद करेंगे। फिर उनको ख़त्म करने के लिए जैसे कि बता रहे हैं
कि उनको ख़त्म करने के लिए इनको मुस्तफ़ा जो था कमाल इनको लाया गया, उसने सारी दंजियाँ बिखेर दी खिलाफत उस्मानिया की। उसके फ़ौरन बाद जनाब इसराइल जो वजूद में आ गया। लेकिन सर जो इनका क़यामत ऑर्डर था ना 2, उसके लिए इसराइल का क़याम बड़ा ज़रूरी था। अब देखिए 1871 में ही एल्बर्ट पाइक ने अपनी जो डॉक्यूमेंट था, जो वार ड्राफ्ट था, उसमें इसने कहा था कि इसराइल का क़याम होगा। और देखिए उसके साथ कितने सालों बाद, 80 साल बाद इसराइल बनाया गया है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मतलब कि इनके नुमाइंदे जिंदा रहे। ठीक है, जो आगे नए नुमाइंदे भर्ती होते गए वो काम करते रहे। अब इनके जो 2 मेजर थे सर पॉइंट्स, वो तो तैयार हो गए ना। ठीक है, कि 2 इनके जो मेजर मकासद थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, वो एक जंग के बाद इनके पास हासिल हो। अब देखिए सर उसके बाद जैसे मैंने वो कहा कि बरतानिया का रूल आ गया जी भाई, उस्मानिया खिलाफत पर, पूरे गल्फ पर। जी जी। तो उसके बाद इनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया। ठीक है, हालांकि ये चाहते थे शुरू से ही ग्रेटर इसराइल, जब खिलाफत उस्मानिया थी तब इन्होंने झंडा जो अपना बनाया था, इनका जो झंडा देखेंगे ना गौर से, ऊपर 2 लाइनें हैं ब्लू कलर की, बीच में जो है ना उसको कहते हैं स्टार ऑफ डेविड। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मोहर है। वो कोई हम लोग समझते कि बड़ी कोई होती वो स्टार टाइप लेकिन वो हम उसको थोड़ा सा हजरत समझते, लेकिन वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो मोहर है ना वो थी। ठीक है, स्टार ऑफ डेविड कहा जाता है उसको। जी। तो सर जो ऊपर और नीचे जो 2 लाइनें हैं ना ब्लू कलर की, इनका मकसद था हमेशा से ये शो कराना चाहते थे कि हम ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। ग्रेटर इसराइल जी। एक जो है ब्लू लाइन वो है दरियाए नील से लेके, दूसरी जो ब्लू लाइन है वो है दरियाए फरात तक। यानी हम दरियाए नील से लेके दरियाए फरात तक हमारी एक रियासत बनाना चाहते हैं, जिसे ये ग्रेटर इसराइल कहते हैं, जिसके लिए उसमें यानी कि सारा गल्फ का हिस्सा भी आता है, जिसमें काफी साथ जी जी मिस्र से लेके इराक तक आप देखिए बहुत बड़ा हिस्सा। बिल्कुल सी। अच्छा, तो सर दूसरी बात ये आ गई कि पहले के मकासद पूरे हो गए। ठीक है, अब आगे बात जंगे अज़ीम दोयम की, वर्ल्ड वार 2 की। जी। अब उसमें वो सर शुरू हुई थी 1939 में और ख़त्म हुई 1945। जी जी ठीक है, तकरीबन 6 साल चलिए जी। अब वो जंग चली 6 साल। ठीक है, उसमें जर्मनी के काफ़ी पल्ला बाहिरा। ठीक है, उसके लिए मुखालिफ जो थे वो सारा यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया और अमेरिका। मतलब लगा ले कि सर वर्ल्ड वार 2 में जो कंट्री जर्मनी के खिलाफ थे ना, 5 जो पावर्स थी, वही देखने की यूएन की जो मुस्तकिल रुकन है ना, वीटो पावर जो कंट्रीज है वो यही 5 ही हैं, फ्रांस, यूके, चाइना, रशिया और अमेरिका। जी जी बिल्कुल। यही 5 जो थे कंट्रीज यही खिलाफ थे जर्मनी के, हिटलर के। जी जी। ठीक है, अब देखेंगे 1945 में लगाने के वर्ल्ड वार 2 खत्म होगी। ठीक है, हिटलर ने खुद को गोली मारी। बिल्कुल। अब देखेंगे इसके बाद इन्होंने ज़्यादा मकासद हासिल किए, क्योंकि इन्होंने कहा कि वर्ल्ड वार 2 के बाद हमारे जो मकसद है वो ज़्यादा हासिल होंगे। अब देखिए 1944 में इन्होंने वर्ल्ड बैंक बना लिया। ठीक है, 1945 जब जंग खत्म हुई उसके कुछ महीनों बाद ही इन्होंने सर 1945 में यूएन बना लिया, यूनाइटेड नेशंस अदारा बना लिया कैलिफोर्निया में। जी। ठीक है, उसके बाद सारे 1945 में ही इन्होंने IMF बना लिया। IMF वही IMF आप तो जानते होंगे, जिसकी आप बुलाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और सर देखेंगे पैटर्न समझे कि अब ये शुरू से जाते थे कि हम दुनिया को कंट्रोल करें एक वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए। जैसे डॉक्टर इसरार अहमद साहब कहते थे वर्ल्ड ऑर्डर की बातें वो करते थे। जी जी। तब लोगों को समझ नहीं आती थी बातें। जी, देखे ना इन्होंने अपने मकासद पूरे करने के लिए कितने करोड़ों लोग सर जो है बेघर हो गए और करोड़ों लोग जो है मारे गए, सिर्फ क्या एक वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए। जी जी। आप जैसे बता रहे हैं कि डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह वो ये फरमाते थे कि वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। तो हम जो थे ना, हमारा, मैं खुद अपना अलमिया बताता हूँ कि हमें ये चीज़ें ना ऐसे हवाई लगती थी। क्या है ये वर्ल्ड ऑर्डर यार, क्या है? हम यानी कि किसी को बताने की कोशिश भी करते थे ना, क्या बकवास कर रहे हैं यार, क्या चीज़ है ये, कुछ भी नहीं। सर वो आज पता चलता है क्या है वो वर्ल्ड ऑर्डर। जनाब जो जैसे कि एल्बर्ट पाइक जो था उसने जनाब 1871 में तैयार किया, वो और अब तक उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। तो ये नहीं कि तब इसकाना ज़हन थे, तब इस चीज़ की समझ नहीं थी, अब इस समझ की आ रही तो पता चलता है कि यार नहीं, डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल ठीक कहते थे। अच्छा सर देखे ना कि वो तो बात करते थे, वो बड़े दूरंदेश आदमी थे, उन्होंने 2 वर्ल्ड ऑर्डर देखे थे, वो बात करते थे तीसरे वर्ल्ड ऑर्डर। बिल्कुल।
ठीक है, लेकिन वो पिछले जो वर्ल्ड ऑर्डर थे ना उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सके लोग की मेंटेलिटी को देख के। जी जी तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज एक्सप्लेन करूँ आपको कि वर्ल्ड ऑर्डर थे क्या, पहला क्या था, वो जैसे मैंने बताया कि अब दूसरा क्या है और इससे इन्होंने क्या मकसद हासिल किया। जी जी अब सब देखें 1945 में यूएन बनाया गया। ठीक है, यूएन से पहले सर किसी भी कंट्री में बॉर्डर्स नहीं थी। आप किसी भी कंट्री में जा सकते थे, पासपोर्ट चाहिए होता था, वो भी किसी कंट्री के लिए चाहिए होता था, हर कंट्री के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए होता। यानी कि फ्रीली मूव कर जी सकते थे लोग। आपको पैसे नहीं चाहिए होते थे, आप अपनी चीज ले जाते, बार्टर सिस्टम कर लेते। जी यानी कि चीज के बदले चीज। चीज के बदले चीज। आज जैसे आपके पास गंदम है, मेरे पास मकई है, जी तो मैं आपको मकई दूंगा, गंदम ले लूंगा। जी जी। आपके पास कपड़े हैं, मेरे पास जूते हैं, आप कपड़े देंगे, जूते ले लेंगे। ठीक है, ऐसे मतलब बार्टर सिस्टम कर सकते थे। जी जी, यानी करेंसी का कोई जी जी तब क्या ख्वाब ख्याल ही नहीं था। जी, इतना नहीं था। अब देखे ना सर, इन्होंने क्या चालाकी की, इन्होंने देखा कि ऐसे तो लोग ट्रेड करते रहेंगे, हम ट्रेड में से हमें 1 रुपया नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसे तो लोग दूसरे कंट्रीज में जाते रहेंगे जहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी, तो हमें तो लोगों को मॉनिटर करने का, कंट्रोल करने का कोई अमल नजर नहीं आएगा। सही। इन्होंने यूएन बनाया। यूएन के बनने के बाद ही अब देखे ना कोई भी कंट्री बनता है कहते हैं ये यूएन से मंजूर शुदा नहीं है, ये यूएन से मंजूर शुदा नहीं है। अभी भी 2-4 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको यूएन जो है ना नहीं, कंट्री नहीं मानती। नहीं मानता। अब देखे ना जिसको यूएन कंट्री नहीं मानता उसको कंट्री समझा नहीं जाता, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, उसको एड्स नहीं मिलती। ऐसे ही है। ठीक है, उसको कर्जे नहीं मिलते। बिल्कुल। अब देखिए यूएन ने क्या किया, पूरी दुनिया को बांट दिया, बॉर्डर लगा दिए। बिल्कुल। क्योंकि इनको पता है कि पूरा जो बड़ा इलाका है ना उसको कब्जा करना, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। इसको बिल्कुल हिस्सों में बांट देंगे ना, जैसे अब कांख को हिस्सों में बांट लेते हैं, बिल्कुल, तो उसको करना, उसको कंट्रोल करना आसान होता है। तो उन्होंने ऐसे किया, सब पूरी दुनिया में बॉर्डर्स लगाए। जैसे ही है। ठीक है, नफरत के बीज बोए। जी। अब एक देखे ना, किसी दौर में इंडिया पाकिस्तान साथ था। ठीक है, दूसरे ममालिक कंट्रीज थे, चाइना जा सकता था आदमी यहाँ से पैदल। ठीक है, अजरबैजान जा सकते थे, आप रशिया जा सकते थे, आप कहीं भी जा सकते थे, बॉर्डर्स आगे। यानी कि उनको तोड़ना शुरू कर दिया। अब देखे ना, अगर आप किसी आप बाहर जाते हैं ना, आपकी हर एक मूवमेंट ट्रैक होती है। बिल्कुल। आपने मिसाल दे रहा हूँ, आपने जाना है दुबई, आप दुबई जाएंगे, आपको पासपोर्ट चाहिए। अब जो आप पे नजर रखने वाले उनको पता हो ये बंदा दुबई गया, अब आपके पास पाकिस्तानी रुपये है। अब तो देखे ना, इंटरनेट का जदीद दौर है, तो वो कैमरा में भी उन्होंने फिर किया हुआ कि कौन बंदा है, उसकी फेशियल रिकग्निशन हो जाती है, उसी टाइम पता लग जाता है कि बंदा जो है यहाँ से फ्लाई किया, इसने इधर लैंड किया। जी। अब देखे ना, अब पाकिस्तानी रुपया लेके हैं, वहाँ पे जाके आप एक्सचेंज करें, उनको पता लग जाएगा इस बंदे के पास कितने पैसे हैं, कौन से सीरियल के नोट हैं। ठीक है, कौन से हैं, इतिहास कौन सा है, देखे ना, वो ट्रैक करेंगे, मॉनिटर करेंगे आपके पैसों को भी, आपको भी बहुत इजी होगा उनके लिए ऐसे डिवाइड करके। अब पहले सिस्टम नहीं था यूएन के बनने से पहले। जैसे देखे ना, इसमें से भी उन्होंने पैसे कमाए। कैसे? वो यूं जैसे कि आप रुपया लेके गए, आपको दिरहम चाहिए, तो उसमें से वो टैक्स कटिंग करें। जी। तो ऐसे वो कमा रहे हैं बैठे, वैसे वो जनाब अपने ना उन्होंने तरीका वारदात बनाए हुए। जी जी। देखे ना, उनके लिए ट्रैक करना इजी हो गया, हर बंदे को उसके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको ट्रैक करना, बंदे को ट्रैक करना बहुत उनके लिए इजी हो गया, पीस ऑफ केक हो गया। अब देखे ना, यूएन से पहले ये नहीं था। ऐसे है। उसके बाद इन्होंने आईएमएफ बनाया। अब आईएमएफ के जरिए क्या इन्होंने किया, आईएमएफ के जरिए इन्होंने सिर्फ बंदे को नहीं किया कंट्रोल, पूरे के पूरे कंट्रीज को कंट्रोल। इसकी मिसाल देता हूँ आपको, आसानी हो जाएगी। अब देखिए, ये आईएमएफ की तरीका वारदात सर ये था कि ये पहले आता था आपके कंट्रीज के पास, 1945 में बना, आपको कहता है यार आपका ना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सीधे से पाकिस्तान बना, आपके पास यार सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास स्कूल्स नहीं है, आपके पास रोड्स नहीं है, आपके पास हॉस्पिटल्स नहीं है। आप कहते भाई हमारे पास पैसे भी नहीं है, आप कैसे बनाए? ऐसे ही यार हम आपको कर्जा दे के आप ऐसे बनाए चीजें। यानी जैसे सर्वे वाले घर घर जाते हैं ना, जी कि जनाब आप ये ले लें, वही चीजें लें, तो वो वैसे ही आईएमएफ यानी कि जब इसकी बुनियाद रखी गई तब वैसे ही था। जी, मकसद बड़ा गहरा था, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर 2 लेके आ रहा था, फ्री मेसन्स ने, इल्यूमिनाटी ने, यहूदी। तो सर उसमें ये कामयाबी हुई। देखे ना कि आपको कर्जा दिया, आपने कहा ठीक है चलो हमारे स्कूल्स बन जाएंगे, रोड्स बन जाएंगे, जी अपना हालात बदल हो जाएगी। जी इजी टर्म्स पे आपको ना दे दिया गया कर्जा कि आप इतनी किस्त दे देना, इतना सूद रहेगा, थोड़ा सा 1% 2%। जी जी। आपने कहा ठीक है चलो ये हमारी वहाँ भी खुशहाल हो जाए, ये आपने ले लिए। नहीं, ये 100 रुपए के पीछे 2 रुपए हैं, कोई नहीं। जी हाँ जी, दे देंगे। अब आप लेते रहे, जैसे नशे को लगाते हैं वैसे आपको लगाया गया। ठीक है, वो चर्च देते हैं ना पहले कि वो ताकि लग जाए ऐसी मुफ्त भी देते हैं, वैसे इन्होंने किया। ठीक है, अब उसका नुकसान ये होगा कि जैसे हमारा कंट्री है या कोई भी कंट्री है जो आईएमएफ से पैसे लेता रहा है, कर्जे लेता है, अब वो सर उस नशे पे इतना लग चुका है कि उसके पास कमाने का कोई और जरिया बचा ही नहीं है। अब उसकी जो सारी नजर है ना वो इमदाद पे होती है कि सर कोई एड आ जाए,
या IMF से कर्जा आ जाए ताकि हमारा गुजारा जो है वो अच्छा हो जाए। अब इनके पास ना इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान के पास मुझे बताएं कमाई का जरिया क्या है। ऐसे ही है, जब ये इनकी किस्त आती है ना बड़ा खुश होते हैं, जनाब जी। ईद हो जाती है हमारी। ईद हो जाती है, ठीक है। अब जैसे उन्होंने मुफ्त दे दी, अब मुझे बताएं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आपको कर्जे दे के आपको इतना कंट्रोल कर लिया है कि अब आप उनकी मर्जी के बगैर हिल नहीं सकते, अच्छा। क्योंकि इनका जो वर्ल्ड ऑर्डर होता है ना सर, उसका मकसद ये होता है कि आपको कंट्रोल करना। फुली कंट्रोल की। जी, इन्होंने देखे ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर 2 में इतने कामयाब हुए कि इन्होंने कितने ही कंट्रीज को कंट्रोल में कर लिया। अब देखें ये सर, अब इशू बना हुआ है पेट्रोल का पूरी कंट्री में, जी जी, क्योंकि अब देखें ना ये हमने गल्फ कंट्री से ही पेट्रोल लेना है, ऐसे ही है। ठीक है। वो यानी कि उस पे रिस्ट्रिक्टेड है इतना कि हम जनाब उनसे ही पेट्रोल खरीदे, जी, अब खरीद नहीं सकते। जी, IMF ने ऑर्डर दिया है कि आप यहाँ से ही पेट्रोल खरीदेंगे, आप कहीं और से पेट्रोल नहीं खरीद सकते, चाहे आपको ये 1000 रुपए लीटर पड़े। ऐसे आप- वो जैसे देखे ना, उनकी एक बड़ी मशहूर कंपनी है सऊदी अरामको, जी जी, ठीक है, वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है उसकी कंपनी है, ठीक है, और उसमें जो मोस्ट जो है ना ज़्यादा शेयर जो है वो अमेरिका के हैं। क्या मकसद कि आप उनसे ही तेल लो, उसका फ़ायदा किसको है? अमेरिका को। भाई तो मैं माफ कर रहा हूँ ना, जैसे देखिए कि आपने वही से तेल लेना है, ऐसे ही है। आपने गैस लेनी तो आपने कतर से नहीं लेनी, जी जी जी, आप कहीं और से नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि हमारे पड़ोस में है ईरान, जिसके साथ हमारा जमीनी बॉर्डर लगता है। ईरान से हम गैस भी ले सकते हैं, ईरान से हम पेट्रोल भी ले सकते हैं, जो कि पेट्रोल की टोटल कॉस्ट सर हमें ना घर में पाकिस्तान में 15 रुपए लीटर पड़ेगी। सर ईरान ने खुद कहा कि सर आप हमसे पेट्रोल खरीदते हैं, आपने हरमस बंद है तो आप हमसे पेट्रोल लें। यानी कि उस तरह पेट्रोल इतना सस्ता है कि पाकिस्तानी 250 रुपये में 35 लीटर पेट्रोल आ जाता है। जी ठीक है, यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना सस्ता पेट्रोल है। तो इसके बावजूद वो ईरान कह रहा है, ईरान बार बार कह रहा है कि यार आप हमसे पेट्रोल ले लें, हमसे पेट्रोल ले लें, ठीक है, 15 रुपये इधर घर में पहुंच पड़ रही है हमें, तो फिर भी उसके बावजूद 353 रुपये हमें जनाब पेट्रोल मुहैया किया जा रहा है। जी, किसके हुक्म पे? IMF के हुक्म। देखे ना IMF ने ऑर्डर दिया पेट्रोल जो शॉर्टेज हुई, IMF ने रातों रात आपको ऑर्डर दिया है कि भाई बात सुनो, पेट्रोल को महंगा करो, 50 रुपये के 52 रुपये महंगा। जी महंगा करो इसको, इन्होंने महंगा करते महंगा करो, इन्होंने कर दिया। अब देखा कि उससे नुकसान किसको हुआ? गरीब को नुकसान, आम आदमी को। ठीक है। अब हमने तो नहीं कहा था कि IMF से करते हो, लेकिन IMF ने देखे ना कि वर्ल्ड ऑर्डर 2 का जी तो है, उन्होंने कंट्रोल करना था, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब हम सऊदी अरब के अलावा या दीगर गल्फ कंट्रीज के अलावा किसी से पेट्रोल नहीं खरीद सकते, हालांकि ईरान हमें इतना सस्ता पेट्रोल दे रहा है। जी जी, यही उनका मकसद था, उनका मकसद पूरा हुआ। वर्ल्ड ऑर्डर 2 जो था उनका मुकम्मल हुआ, जैसे उसने कहा था अल्बर्ट पाए के, उसमें वो कामयाब हो गए। ठीक है, उन्होंने कंट्रीज को, दुनिया में लोगों को कंट्रोल करना था, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब उनको जो बंदा पसंद आता है उसकी हुकूमत चलने देते, जो बंदा नहीं पसंद आता उसको कहते हैं इसकी रजीम चेंज हटा दो। बिल्कुल ऐसे। जैसे अब ईरान इनको नहीं मारा, ईरान पसंद ही नहीं करता इन्हें, क्यों यार? नहीं, ये ईरान को पसंद नहीं करते। जी जी, देखिए ना, उन्होंने कहा आयतुल्लाह खमीनी को शेख किया। बिल्कुल। अब वो चाहते हैं कि वो जो इनका पिट्ठू है, गुल्लू का पट्ठा, रशा पहले। हाँ जी, वो जी उसको इक़्तिदार दें, ताकि वो हमारा पिट्ठू है, वो तो दीवारें गैया पे जा रोता रहता है। ऐसे ही है, ठीक है, वो हमारा यहूदियों का बड़ा दोस्त है, साहूकार है, उसको लाया जाए। ऐसे ही है, ठीक है, अब इनको पसंद नहीं ये वाली रजीम, तो इसलिए ये कहते हैं कि वो रजीम आए। बिल्कुल। ठीक है, अब सर देखिए वर्ल्ड ऑर्डर 2 में ये कामयाब हो गए, काफ़ी हद तक कामयाब किया। मैं कहता हूँ 110% ये कामयाब हो गए वर्ल्ड ऑर्डर 2 में। ठीक है, उसके बाद सर देखिए बाद में आगे बात अब की वर्ल्ड ऑर्डर 3 की, यो के ये लगे हुए हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर तो 3 उसको लाया जाए वर्ल्ड वॉर 3 के बाद। अब सर ये वर्ल्ड वॉर 3 के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर 3 आना है ना सर, ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है, क्योंकि इनके जो मकासद थे लोगों को कंट्रोल करने के, वो तो काफ़ी हद तक पूरे हो चुके हैं। जी बिल्कुल। अब ये चाहते हैं और काम, अब ये चाहते हैं कि हम जो हमारा दज्जाल है या एंटीक्राइस्ट है या लूसीफर है, ये इसका जो वालिद है, चाहे इनका जो वालिद है, उसके लिए रास्ते साफ किए जाएं। बिल्कुल। उसके लिए रास्ते कैसे साफ करेंगे कि पूरी दुनिया को इतनी ज्यादा कहते हैं मायूसी में डाल दिया जाए जी जी, कि वह अब खुद भीख मांगे कि यार हमारे इन पुराने शक्लों से जान छुड़ाई जाए। इन लोगों से जान छुड़ा। जी, जो हमारे ये मौजूदा जो लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप है, नेतन्याहू है, दीगर भी ममालिक कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स हैं, जो भी हैं, उनसे जान छुड़ाई जाए और नए लोग लाओ यार जो अमन कायम करे। ठीक है, अब अमन कायम करने वाले फिर ये कहते हैं कि बंदे आएंगे हमारे, बिल्कुल, जो आज तक छुप के काम कर रहे हैं ना, जो इनके आर्किटेक्ट्स हैं, जी जी, फ्री मैसन्स हैं, फ्री मैसन्स के जो लगा ले के जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लान को पाइक के, जी जी, वो बंदे बाहर आएंगे खुल के। जी जी, वो कहेंगे ठीक है जी, अब हम आए
अब हम अमल करेंगे, हम पूरी दुनिया को डिजिटल कर देंगे, हर बंदे पर नजर रखेंगे, कोई बंदा गुनाह नहीं करेगा, खराज नहीं करेगा और पूरी दुनिया में अमन अमान हो जाएगा। जी जी जिसमें ये लगी हुई है, आपको पता ही है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी ये डिजिटल आइडेंटिटी के बारे में। जी जी तो सर देखिए कि ये उसमें कहते हैं कि जो अल्बर्ट पाइक है ना सर, इसने जो वर्ल्ड वार 3 के बाद जो ड्राफ्ट तैयार किया था ना, उसमें इसने कहा था कि इसराइल और इस्लाम मिल के लड़ेंगे उन कुव्वतों के खिलाफ जो कि फ्री मेसन के रास्ते में आएंगी। जी बिल्कुल। अब तब तो आदमी हैरान होता है कि यार इसराइल और इस्लाम कैसे लड़ कैसे मिल सकते हैं, यानी कि एक यहूदी हो गया और एक मुसलमान हो, एक कैसे क्या सकते हैं? अब मैं बताता हूँ। जी देखिए ये हो रहा है, बिल्कुल ये होगा नहीं, ये हो रहा है। बिल्कुल। अब देखिए ईरान से सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो है इसराइल को। जी जी ऐसे ही। ईरान का जो मिसाइल है वो इसराइल को हिट करता है। पूरी दुनिया में किसी मुल्क की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसराइल पर डायरेक्ट मिसाइल फेंक सके जी जी सिवाय ईरान के। ईरान अब देखे ना, ईरान से खतरा अमेरिका को तो नहीं है ना। जी जी अमेरिका पे तो आज तक कभी ईरान ने मिसाइल नहीं मारा, हम्म, लेकिन खतरा किसको है? इसराइल को, ऐसे ही। ईरान से। हम्म। अब देखें कि मिलके कैसे लड़ रहे हैं मुसलमान और यहूदी, इसराइल और मुस्लिम लड़ रहे हैं, फ्री मेसन की ताकतों के साथ मिलके लड़ रहे जी, हैं जी। उस बंदों के खिलाफ जो कि बंदे फ्री मेसन के खिलाफ है। जी बिल्कुल। ठीक है, अब ये देखिए पूरे गल्फ कंट्रीज जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें पूरे गल्फ कंट्रीज में हर एक कंट्री में अमेरिका की बेसिस है। ऐसे ही। ठीक है, अब उन बेसिस से ईरान पर अटैक होती है। आपको पता ही है, आपसे कुछ भी बात नहीं है, जी जी उन्हीं बेसिस से अटैक होते हैं। वो बेसिस है अमेरिकी, बिल्कुल। ठीक है, जी। लेकिन वो देखें तो वो प्रोटेक्शन किसको दे रही है? इसराइल को। इसराइल को क्योंकि देखे ना, अब जो ईरान है वो किसी गल्फ कंट्री पे हमला नहीं करता, नहीं करता, बिल्कुल ऐसे। वो सिर्फ हमला करता है ना, वो अमेरिका पे हमला करते हैं, वो हमला करता है सिर्फ और सिर्फ इसराइल पे। इसराइल पे तो बिल्कुल। अब ये जो अमेरिकन बेसिस हैं कि ये किसको प्रोटेक्ट कर रही है? इसराइल को प्रोटेक्ट कर रही है। तो अब इसराइल और गल्फ कंट्रीज जैसे कि मुस्लिम कंट्रीज में कह रहे हूँ, जी जी ये सब मिल के लड़ रहे हैं ना फिर उन ताकतों के खिलाफ, लड़ रहा है। फिर मैसेज के रास्ते पे आ रही है। जी जी ऐसे देखे ना, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सऊदी अरब मुसलमानों के लिए बड़ी मुकद्दस जगह है, उसमें वो जनाब उन्होंने दी हुई अमेरिकी बेसिस। ठीक है, यानी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल दोनों एक दूसरे के शाना बशाना होकर लड़ रहे हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर ये इस चीज़ पे क्यों नहीं आते? हालांकि गलत है ना, अल्लाह का कलाम जो है अरबी में नाज़िल किया गया। ठीक है, उनको फजीलत इस जगह से है, इस चीज़ से है कि जनाब अल्लाह ने आप पे आपकी ज़ुबान में कुरान को उतारा, फिर उसी ज़ुबान में अल्लाह ने कह दिया कि यहूद नसारा आके दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर तुम इनसे दोस्ती क्यों रखते? सर देखिए ना, ये बात बड़ी गहरी है। जी जी ये जो गल्फ था, ये कभी गल्फ था उस्मानिया खिलाफत के अंडर, जी जी बड़ा पूरा वक्त। जी जी ठीक है, अब देखिए ना, जैसे मैंने आपको कहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर 2 में ये बॉर्डर्स बने, सऊदी अरब अलहदा किया गया, छोटा सा ओमान, छोटा सा दुबई, छोटा सा बहरीन बना दिया गया। बहरीन तो खैर नजर ही नहीं आता। आता है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, कतर बना दिया गया, कुवैत बना दिया गया, इराक बना दिया गया। ठीक है, अब ये सर सारे जो कंट्रीज थे ना अरबी स्पेन में, सिर्फ इजिप्ट बना दिया गया। जी जी ठीक है, अब इनमें कोई बॉर्डर था नहीं, हाँ, ये सारा गलत हुई। गल्फ ये एक हिस्सा था, अरब इसको कहते थे। सॉरी, वर्ल्ड वार 1 में भी ना सर, ये जो अरब के लोग थे, इन्होंने खिलाफत उस्मानिया का साथ देने की बजाय जो लॉरेंस और वरेबिया था, थॉमस, उसके साथ मिल के सर इन्होंने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ जंग की। और इनके जो आलम थे, उन्होंने क्या फतवा दिया कि ये जो खिलाफत उस्मानिया वाले हैं, ये सूफीज़म में यकीन रखते हैं, तो इनका जो कीदा तौहीद है वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने सर फतवा दिया कि ब्रिटिशर्स के साथ मिल के उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ जंग लड़ना हलाल है, बजाय के साथ देने के खिलाफ उस्मानिया। भी देखे ना इस हद तक कितना वो कामयाब हो गए। जी जी, आज ये देखें, हमारी जो पाकिस्तान की अवाम का भी यही अलमिया है कि जनाब ईरान वाले रावजी, ईरान वाले काफर, ईरान वाले शिये, ठीक है, ईरान वाले फलां, ये वो, यानी कि उनका अलमिया इस हद तक कामयाब हो गया कि वो हम जो है मुसलमान आपस में उनको लड़ाने के लिए वो यानी कि आ गए इस मैदान में। तो कहने का मकसद क्या है? खुदा तो उनका भी एक है, खुदा हमारा भी एक है, वो भी उस खुदा को मानते हैं, हम भी एक ही खुदा को मानते हैं, लेकिन फिर ये तफरकाबाजी क्यों? ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को समझें और अपने जो है ना दिमाग के घोड़े थोड़ा तेज़ी से दौड़ाएं, तो इस जो मामले से थोड़ा सा दूर रहें कि जो आज तक कह रहे हैं जनाब ईरान वाले राफजी ये वो काफर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इनको छोड़ें। ये अब जो है मुत्तहिद होने का टाइम है, ठीक है, ना कि हम जनाब जैसे कि देखें ना, आपने कहा कि सऊदी वाले जो गल्फ़ वाले सारे ईरान के साथ जंग कर रहे हैं, उसके साथ मिल के यहूद व नसारा के साथ, यहूद जो हो गए ये नेतन्याहू ट्रंप के साथ मिल के उसको साथ दे रहे हैं। ठीक है,
तो ये वक्त तफरकेबाजी का नहीं है, ये वक्त जो है एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ने का है। तब भी मुसलमानों में फूट डालेगी, यहूदी इस चीज़ में कामयाब हुए। यहूदियों को पता था, फिर मेसन्स को पता था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया ख़त्म नहीं होगी इसराइल की रियासत नहीं बन सकती। उन्होंने अरबों के साथ मिलकर खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ जंग लड़ी पूरे। उन्होंने अपने तो लगा लेना कि अरबों ने तो अपने ज़हन में था ना कि हम आज़ाद हो रहे हैं इनसे, लेकिन ये देखें उनसे आज़ाद हुए, ब्रिटिश के कब्जे में चले गए, ब्रिटिश के कब्जे में चले गए। तो फ़लस्तीनी को जो था उसको टुकड़े करके उन्होंने रियासत बना दी, यहूदी रियासत। अभी देखें ना, जैसे कि वर्ल्ड वार 2 जिसमें हिटलर ने कई यहूदियों को मारा, यानी कि कई यहूदी उसने मारे, तो उसके पीछे भी यही मकसद था कि हिटलर से बच के वो यहूदी जो हैं उधर जाएं। और तब भी ऐलान कर दिया गया कि इसराइल का जो भी उधर का क़याम हो गया, तो यहूदी दुनिया के जिस भी कोने में है वो अगर आना चाहते तो ठीक है, नहीं आना चाहते तो फिर भी वो इसराइल के शहरी हैं, ठीक है। यानी कि उनको वहाँ से भगाया गया, क्या कहा कि ये तुम्हें हिटलर जो है मार देगा, ठीक है। फिर उनको भगाया गया, किधर बसाया गया? इसराइल में बसाया गया। इसराइल जो कि उस वक़्त जिसका क़याम का, जिसके कोई वजूद ही नहीं था, फ़लस्तीन को जनाब 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया। फिर जनाब यहूदियों को वहाँ पे आबाद किया गया। फिर जो यहूदी जब थे उन्होंने फ़लस्तीनियन को, जो मासूम फ़लस्तीनियन थे उनको मारा, उनको शहीद किया। और उसका आहिस्ता 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 कब्ज़ा करते 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 उन्होंने यानी कि अपनी एक पूरी रियासत बना ली, जिस रियासत का उनको वजूद ही नहीं था, जिसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था कि इसराइल है कौन। ये आबाद किसने करवाए? इन यहूदियों ने, इन फ्री मैसन्स ने आबाद करवाए। अब देखिए सर, बात ये है कि जब उनको पता था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया तब तक इनकी रियासत नहीं बन सकती, लेकिन अरबों ने फिर भी उनका साथ दिया। बिल्कुल ठीक है, आप देखें वो रियासत बन गई यहूदियों की। अब मैं आपको बात बताऊंगी, ये जो कहते हैं कि हिटलर ने यहूदी मारे थे तो यहूदी पनाह लेते हुए यहाँ पे आए, जी ऐसे बकवास है। हिटलर ने कोई तरह यहूदी नहीं मारे, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे, ये थे फला तनमगा, सारा बकवास है टोटल। अब ये देखिए, मुझे बताएं हिटलर कहाँ का था? जर्मन। उसने पहले हमला किया था पोलैंड पे, ठीक है। उससे आगे वो बेचारा जा नहीं सका हमला करने की, ठीक है। और अब जब आप देखेंगे ना कि इसराइल में सबसे ज्यादा यहूदी कहाँ पे आए, कहाँ से आए जी, तो आपको क्या लगेगा? सर नहीं सर, सबसे ज्यादा यहूदी यूक्रेन से आए हैं। यूक्रेन जी, रशिया का हिस्सा था यूक्रेन दा। और सर यूक्रेन है तो देखे ना 1991 में लैदा हुआ रशिया से। तो मुझे बताया कि यूक्रेन से सारे यहूदी है। ये जो अब इनका है प्रेसिडेंट साहब, ये बेंजामिन नेतन्याहू जिनका प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, अब सर ये पोलैंड से आया। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और जो पिछले जो 1-2 प्रेसिडेंट्स थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे इसराइल के, वो सर आए थे यूक्रेन से। अब यूक्रेन को हमला नहीं किया तो वहां से जी पनाह लेते कहाँ से आए? सारी है ही बकवास। ऐसे है। कोई समझे ना इसको, गौर से देखे तो ये कहानी आपको नजर आएगा कि सारी फेक कहानी है। तब लोगों में प्रोपेगेंडा खिला दिया गया, तो नहीं तो सोशल मीडिया का लोग को हिटलर को पूरा दिखाया गया कि इसने बड़े यहूदी मरवाए, ये वो। सर एक सर एक कोट है कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर्स। बिल्कुल ऐसे ही, कि वो जो जीतते हैं ना, विनर्स होते हैं, वो हिस्ट्री लिखते हैं। बिल्कुल। और अपने को मुखालिफ को कैसे बख्शे, बुराई बताएंगे, उसको कैसे बख्शेगी, उसके साथ रात नहीं बरतेगी ना। ऐसे ही है। ऐसे देखे ना, कहा जाता है कि हिटलर ने बड़े यहूदियों को मरवाया। सर ये वही यहूदी थे जो उसकी आर्मी में प्रोक्सीज के जरिए उसकी आर्मी में घुसपैठ कर रहे थे, यानी कि उसको इंफॉर्मेशन से दूसरे कंट्री को मुहैया कर रहे थे। तो उसने भी वही यहूदी मरवाए थे, ना कि जनाब इसको पकड़ के जैसे कि प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जनाब उसने फलां एरिया से यहूदियों को उठाया, उसको मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सारा प्रोपेगेंडा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो जीतते हैं वही हिस्ट्री लिखते हैं, तो उसके बारे में वो बिल्कुल भी रहम की यानी कि कोई गुंजाइश नहीं। देखिए ना, हम बात सुने कि अगर हिटलर ने यहूदी मारे थे, मुझे पहले नंबर पे तो कोई बंदा बताए ना, उसकी वजह बताया कि हिटलर ने यहूदी मारे क्यों, उसकी क्या पर्सनल दुश्मनी थी एक ही कोर्ट के खिलाफ। सब बकवास है, प्रोपेगेंडा है कि जी ये था वो था। देखे ना, 100 बहाने बना ली जाएंगे, लेकिन वो सारी किताबों में कोई असल वजह है ही नहीं, कोई कंस्टिट्यूशन कम्स थे ही नहीं, सारी बकवास बातें। वो उनको सिर्फ ये था कि ये जो हिटलर है ये अपनी रियासत फैला रहा है। यूके जो किंगडम था, यूनाइटेड किंगडम, उसको था कि सर मेरी रियासत को खतरा है इससे, कि मेरी जो बादशाहत है वो खत्म हो जाएगी। हालांकि अगर वो गंदा था तो मुझे ये बताएं कि ये जो बरतानिया वाले, यूके वाले, ये कैसे अच्छे हो गए? ये तो हर जगह कंट्री पे हमला करते हैं। बिल्कुल, जैसे बगैर बताए वैसे किसी पे जंग मुसल्लत कर दे। अब देखिए, बहादुर शाह जफर को पकड़ के उसके बेटों को उसके सामने उसके गले काटे गए। ये फिर ये कहना वो बात आ गई ब्रिटिशर्स ने। अब फिर ये अच्छे हैं, लेकिन हिटलर जिसने किसी कंट्री पर हमला करके उसके बादशाह को नहीं मारा, उसके शहजादों को नहीं मारा,
उसके लोग को नहीं मारा, वो गंदा है। वो बंदे ये कैसे दोहरा बयान है इनकी तारीख का। ये देखे ना, वही बात आ गई कि बस क्या कह सकते हैं सर। यही कह सकते हैं कि सर ये सारी फिल्म मेसन्स की साजिशें हैं। और जो तीसरा मैं आपको बता रहा था कि वर्ल्ड ऑर्डर 3 जो है, उसमें इन्होंने कहा सर कि उसको ये नाम देते हैं प्योर डॉक्ट्राइन ऑफ लूसीफर। कि लूसीफर के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, उसका जो एक लगा डॉक्ट्राइन है, जो उसका एक अमल दरामद है, एक काम है, उसको एग्जीक्यूट करे उसके प्लान को उसके लिए कह रहे हैं कि जो लूसीफर है उसको क्या पसंद है, उसको पसंद है सर डेस्परेट एंड बैकिंग वर्ड, मतलब कि एक मायूस, जैसा और- कि हरे का बोल जिसे कहते जी जी, डेस्परेट मतलब कि एक मायूस और गिड़गिड़ाता हुआ दुनिया, उसको पसंद है गिड़गिड़ाती हुई दुनिया। हैं। जी जी, तो बेचारी के लोग हर तरफ जी। मायूसी फैली हुई है, लोग परेशान परेशान है। एक दूसरे के गले काटने में मजबूर हुए हैं कि जैसे क्या बता रहे थे कि इसको हटाओ, नए हुक्मरान लाओ। जी जी, ये उसी तंजीम का, ये उसी तंजीम की साजिश है, फ्रीमेसन की। फिल्म मेसन। जी अब देखिए ना, क्या बोलती है कि निशानियों में से भी है कि ये- एक ये। आदमी ना कब्र देखेगा ना तो वो ख्वाहिश करेगा काश इसकी जगह मैं मरा होता, इस कब्र में मैं होता। ऐसे ही है। ये क़यामत की निशानियों में से आजकल वही दौर चल रहा है। जी। अब वो चाहते हैं कि डेस्परेट बैइन वर्ड, मतलब कि एक आदमी के कि यार इससे ऐसी जिंदगी ये से अच्छा कि मैं मरी जाऊँ। जवारी जाऊँ बिल्कुल। तो वो उस लूसीफर को बड़ा पसंद है, वो इन फ्रीमेसन्स को, यहूदियों को, दज्जाल को बड़ा पसंद है। तो इसलिए चाहते हैं कि अब वर्ल्ड वार 3 के बाद ना जो वर्ल्ड ऑर्डर 3 है वो लेके आए, उसमें के लूसीफर के लिए दज्जाल के लिए रास्ता साफ करे। बस ऐसे ही। ठीक है, और दुनिया जो है वो परेशान हो, डेस्परेट हो, मरी हुई हो, हर बंदा मरने की ख्वाहिश ही करे। भी अपने बंदे लेके आए कि हम हुकूमत कायम करेंगे, ऐसे। पुराने चीजों से आपकी जान छुड़ा देगी। फिर वो लूसीफर भी आके कहेगा कि इस पे हुकूमत करेंगे जो फ्रीमेसन। अब देखिए ना, ये दज्जाल है, जी जी, दज्जाल है, वो आके क्या कहेगा कि मैं आपका मसीहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपकी निजात के लिए आया हूँ, बिल्कुल मैं आपको खुश करने के लिए आया हूँ। वो पुरदे जिंदा कर करके दिखाएगा। दिखाएगा। ठीक है, वो दीगर मुझे करेगा, वो जहाँ जाएगा वहाँ बारिश होगी, जहाँ मिल जाएगा वहाँ पे फसल अच्छी होगी, जहाँ पे नहीं जाएगा वहाँ पे फसल अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल। मतलब कि दीगर ये भी है कि आपको बताएंगे कि ये टेक्नोलॉजी पे किस तरह ये जो फ्री मैसेज के वो ये अलग टॉपिक है वो। ये हम अलहदा तौर पे हम बताएंगे आपको कि ये भी इसके जो फ्री मैसेज के जो खरीदे हैं ये इस काम में भी लगे हुए हैं। बिल्कुल है। आपको पता नहीं है कि ये क्या क्या गुल खिला रहे हैं, ये क्या क्या काम कर रहे हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा देखिए ना, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी जो है आंख और कान खुले रखें। ठीक है, थैंक यू सर फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। तो मिल जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो आपको प्योर जो है कंटेंट सच्चाई के हवाले से, हर किस्म के हवाले से आप सर्च भी कर सकते हैं कि ऐसा जो कंटेंट हम बना रहे हैं ये आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव के वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। अल्लाह हाफिज़।